जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन फाइनली अब हमारे पास एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है। हमको डेट्स जो हैं वो पेपर्स की हमें पता चल गई हैं। तो अब बिना टाइम गवाए हुए हमें एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, यानी कि हमारे इस चैनल को ही आप पहली बार देख रहे हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंप्यूटर और अकाउंट्स कोई भी पर्पस की आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज जाकर के हमारे चैनल पर चेक कर लीजिएगा। आपको वहां हर एक टॉपिक यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपको वो सारे के सारे कवर अप पूरे तरीके से शॉर्ट वीडियो में अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब हमारी जो आज की सीरीज है वो हम चला रहे हैं अब नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन वन लाइनर्स, यानी कि अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है हमारा पार्ट फर्स्ट। ये पार्ट फर्स्ट है वन लाइनर्स का नेटवर्क और कम्युनिकेशन, यानी कि नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स होंगे वो हम आपको इस पार्ट में टोटल कवर अप करा देंगे। यानी कि अगर आप इस पार्ट को, यानी कि नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको आप लोग जितने भी हम लोग इसमें वन लाइनर्स बताने वाले हैं, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है टोटल वन लाइनर्स 38, यानी कि टोटल आपको कितने वन लाइनर्स मिलेंगे इस वीडियो में, 38 मिलेंगे। देखिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाए, यानी हो सकता है थोड़ी वीडियो एक्सटेंड हो जाए, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन हमारी गारंटी है कि आपको इसमें जितने भी हम पॉइंट्स बताने वाले हैं वही आपके पेपर्स पर पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी कि नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन टॉपिक जो है आपका कंप्यूटर में, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी आपके पॉइंट्स आ रहे होंगे बीच से, अंदर से, डीप से, ऊपर ऊपर से, वो सारे के सारे इन्हीं टॉपिक्स यानी इन्हीं वन लाइनर्स के बीच में से लिए गए होंगे, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और हमारी ये जो सीरीज है, यानी देखिए अब हम वन लाइनर्स की पूरी सीरीज निकालेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं आपके उससे रिलेटेड, यानी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, सी प्लस प्लस, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, चाहे वो वर्ड का हो यानी एमएस वर्ड का हो, चाहे वो एमएस एक्सेल का हो, इनके जितने भी आपके शॉर्टकट्स हैं या जितने भी इसके वन लाइनर्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके पेपर्स जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपने आज के फर्स्ट वन लाइनर की तरफ, यानी कि हमारा नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो हमारा फर्स्ट वन लाइनर है उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप जुड़े मिशन विद आकाश के साथ, मैं शिवांश आपको पढ़ा रहा हूं आज नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड वन लाइनर्स, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा पहला वन लाइनर है वो हमसे क्या बोल रहा है, द शेयरिंग ऑफ डेटा among computers is called data communication, यानी कि कंप्यूटर के बीच डेटा के आदान प्रदान को डेटा संचार कहा जाता है। देखिए जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, यानी कि कंप्यूटर के बीच डाटा के आदान प्रदान को डेटा संचार कहते हैं। जब हम लोग किसी भी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, यानी among कंप्यूटर्स लिखा हुआ है ना, among कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटरों के बीच जब भी डेटा का आदान और प्रदान होता है तब उसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, वन लाइनर सेकंड की तरफ, क्वेश्चन बोलने की आदत है, वन लाइनर सेकंड की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड वन लाइनर वो कह रहा है मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म अ नेटवर्क, यानी कि इसको हिंदी में एक बार पढ़ें, एक साथ जुड़े कई कंप्यूटर सिस्टम एक नेटवर्क बनाते हैं। यानी कि जब हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, वो जब कई ढेर सारे जब एक साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तब वो क्या बना रहे होते हैं, एक नेटवर्क। यानी कि अगर इसको फिगर के रूप में समझाया जाए, जैसे ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर और डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हमारे पास सिचुएटेड हैं, ठीक। जब ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये भी इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे भी कनेक्ट है, और ये सारे मतलब एक दूसरे से ओवरऑल जब कनेक्ट हो जाएंगे तब यहाँ पर ये क्या बना लेंगे, ये क्या हो गया, ये एक बन गया, पूरा पूरा नेटवर्क बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क। जब डिफरेंट डिफरेंट मैनी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, फिर से क्वेश्चन बोल दिया, पॉइंट थर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो पॉइंट थर्ड है वो हमसे कह रहा है द ट्रांसमिशन मीडिया इज अ चैनल और पाथ through which the data or information is transferred from one place to another place in a computer, यानी कि इसको हिंदी में पढ़ लें, ट्रांसमिशन माध्यम एक चैनल है या पथ है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि अब जैसे कभी कभी पूछ लिया आपसे कि किसके थ्रू, यानी किस चीज के थ्रू, किस
चैनल या पाथ के थ्रू हमारा जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए क्या होगा आपका ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम एक चैनल या पथ है जिसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, और उसे हम लोग बोलते हैं क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट 4 की तरफ। पॉइंट 4 हमसे क्या बोल रहा है, अ सर्वर। देखिए अभी हम लोग कंप्यूटर में अधिकतर पढ़ते हैं, जब हम लोग खासकर इसमें इस वाले टॉपिक पे आते हैं नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन पर, एक हमारे पास वर्ड आता है, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। ठीक है, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। ठीक, अब इसी सर्वर और क्लाइंट के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये सर्वर और क्लाइंट क्या होते हैं आपस में। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट उसी के बारे में है कि अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट फैसिलिटीज द होल नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू अ कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। यानी कि सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करके पूरे नेटवर्क को सुविधा प्रदान करता है। यानी कि अब इसको ध्यान से समझिएगा, सर्वर क्या होता है, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज आपको मिलेगी ना वो एकदम सिंपल लैंग्वेज है। देखिए किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जितनी सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है उसी लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एकदम आराम से समझ में आए। और हाँ एक बात और, जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप उसको प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ताकि जो भी आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो पॉइंट हो, आप ही के लिए तो है ये सब। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर से कर लीजिए और अच्छे से एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सर्वर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि दैट फैसिलिटीज द होल नेटवर्क, यानी कि ये क्या करता है, जितना भी हमारा नेटवर्क है उसको क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है, सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पे लिखा है ना सेवाएं प्रदान करके, सेवाएं प्रदान करता है अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज टू द कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। यानी कि सर्वर क्या करता है, एक पावरफुल कंप्यूटर है जो कि डिफरेंट तरह की सेवाएं यानी विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, उन सारे कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को, वो सारे कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को जो कि कनेक्टेड हैं किससे, नेटवर्क से। ठीक है, यानी कि एक सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर है जो कंप्यूटर या नेटवर्क से जुड़े उपकरणों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करके नेटवर्क को सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना, समझ, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर्वर समझ में आ गया होगा। अगर जो भी टॉपिक आप लोग को समझ में ना आया करे उसको प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन पर जाकर के कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। अभी मैं कुछ दिन पहले अपने वीडियो के कमेंट पढ़ रहा था, उसमें किसी ने कमेंट किया था कि सर C++ और शॉर्टकट्स के वीडियोस चाहिए, वो भी मैं बना रहा हूँ, उस पर भी काम चल रहा है। जैसे ही आपके लिए हम लोग अच्छा से अच्छा मैटर कलेक्ट करके वीडियो बन जाएगी, आप लोग तक तुरंत वो पहुंच जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट 5 की तरफ। पॉइंट 5 हमसे बोल रहा है द क्लाइंट is a less powerful computer and it relies on a server for resources such as files, devices और even processing power। अब देखिए मैंने आपको ऊपर बताया कि एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर हमारे कह सकते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमनली मैं आपको बता दूं तो सर्वर इसको हम लोग बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का नेटवर्क कितना अच्छा है। ठीक है, सर्वर से मतलब यहाँ पर इससे होता है। ठीक है, अधिकतर हम लोग साइबर कैफेज पर जाते हैं तो कोई भी अगर हमें फॉर्म भरना है, किसी भी जॉब का फॉर्म है, सरकारी रिजल्ट पे फॉर्म आया हुआ है, तो अगर वो लास्ट डेट हो रही होती है या डेट खत्म होने वाली होती है तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर इशू है, सर्वर नहीं चल रहा। ठीक है, यानी कि उसका जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा डाउन है। ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन है और वो नेटवर्क नहीं काम कर रहा। ठीक, और क्लाइंट कौन होते हैं, क्लाइंट होते हैं हम लोग बेसिकली। ठीक है, क्लाइंट कौन होंगे, क्लाइंट हम लोग होते हैं। ठीक, हम लोग यानी कि जो यूजर्स होते हैं उनको बेसिकली क्लाइंट बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लाइंट को समझते हैं। द क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एंड इट रिलायज, देखिए इंग्लिश में मैंने पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ते हैं। क्लाइंट एक कम शक्तिशाली कंप्यूटर है और यह फाइलों, उपकरणों या यहाँ तक कि प्रसंस्करण शक्ति जैसे संसाधनों के लिए सर्वर पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, हम लोग यानी क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स होंगे वो किस पे निर्भर करेंगे, किस पे डिपेंड रहेंगे, किस पे रिलाय रहेंगे, हमारे सर्वर पर। जितना अच्छा हमारा सर्वर होगा उतना अच्छी हमको सर्विसेज मिल पाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है कि द क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो कंप्यूटर्स होंगे, हमारे जो डिवाइसेस होंगे वो उनके डिवाइसेस यानी सर्वर के डिवाइसेस से क्या होंगे, एक कंपैरिजन टू लेस पावरफुल होंगे।
ठीक है, एंड इट रिलायज ऑन अ सर्वर, यानी और हम लोग सर्वर पर निर्भर होते हैं फॉर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, डिवाइसेस और इवन प्रोसेसिंग पावर। और किस किस चीज के लिए निर्भर होते हैं, हमारी जो भी फाइल्स हैं या हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसके मतलब किस तरह से वो काम कर रहा है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या होते हैं, निर्भर होते हैं हमारे सर्वर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट 6 हमसे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कैटेगराइज्ड इनटू लैन, मैन एंड वैन। देखिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि किस चीज के बेसिस पे, जियोग्राफिक डिस्टेंस यानी कि भौगोलिक दूरी के आधार पर एक कंप्यूटर नेटवर्क को लैन, मैन और वैन में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, किसके बेसिस पे किया गया है, जियोग्राफिक डिस्टेंस के बेसिस पर। जियोग्राफिक डिस्टेंस यानी भौगोलिक दूरी के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक डिस्टेंस अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कैटेगराइज्ड इनटू लैन, मैन एंड वैन। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा कि एक नेटवर्क को किसके बेसिस पर, जियोग्राफिक डिस्टेंस के बेसिस पर। ठीक, किसमें किसमें डिवाइड किया गया, लैन, मैन और वैन। आगे इन सब के बारे में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अभी पॉज करें और कमेंट सेक्शन पर जा करके लैन, मैन और वैन का जरूर से आप लोग एक बार फुल फॉर्म्स वहां पर कमेंट डाल के छोड़ दें। ठीक है, ताकि आपके माइंड पर भी आपको रिवाइज हो जाए और आपको खुद को पता चल जाए कि हमारा फुल फॉर्म्स कितना ज्यादा प्रिपेयर है या नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट 7 की तरफ। पॉइंट 7 क्या बोल रहा है, लैन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी कि लैन सबसे सामान्य प्रकार का नेटवर्क है। ठीक है, लैन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है नेटवर्क का। ठीक, लैन इज यूजुअली ओन्ड बाय वन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, लैन आमतौर पर एक संगठन के स्वामित्व में होता है। लैन जो होता है वो यूजुअली किसका होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का, यानी एक संगठन का। सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, एक वो अपना लैन बना लेती हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। पॉइंट नंबर 9 हमसे कह रहा है, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप द अनऑथराइज्ड यूजर्स इन लैन, यानी कि लैन में अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले सिक्योरिटी तो हमें हर नेटवर्क पर लगानी होती है, लेकिन लैन पर भी किसके लिए, अनऑथराइज्ड यूजर्स पर। ठीक, यानी कि अनअधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए। ठीक, अनऑथराइज्ड यूजर यानी कि देखो लैन का जो भी, देखो कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ाना यहाँ पर पे कि ऑर्गेनाइजेशन का होता है लैन, तो उसका जो लैन होगा यानी जो उसका नेटवर्क होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो लैन है उसको सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को ही यूज करने का ऑथराइजेशन होता है। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसको यूज करना चाहे तो उसके लिए जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, स्पेशल सिक्योरिटी, ठीक है, स्पेशल सिक्योरिटी लगाता है, यानी विशेष सुरक्षा उस पर लगा देता है, जिसकी वजह से हमारे जो नेटवर्क होते हैं, हमारा जो लैन होता है उसको अनऑथराइज्ड यूजर्स नहीं यूज कर पाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत कम यूज कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ। पॉइंट 10 हमसे बोल रहा है, अब देखो जो हमारा 8 और 9 था वो किसके बारे में था, लैन के बारे में। ठीक है, वो किसके बारे में था, लैन के बारे में। अब यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मैन के बारे में। ठीक है, अब यहां पर मैन एक्सटेंड्स टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन। देखो एक चीज ध्यान रखना कि मैंने अभी तक लैन, मैन और वैन का ना ही, मतलब इस वीडियो पर ना ही मैंने फुल फॉर्म बताया है और ना ही मैं बताऊंगा। आप लोग अपने से कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को याद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फुल फॉर्म्स पर, डिफरेंट फुल फॉर्म्स पर भी एक वीडियो बनाई है, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक है, अब देखो मैन का क्या है, मैन एक्सटेंड्स टू अ सिटी और टू अ मेट्रोपॉलिटन रीजन। यहां फिर हिंदी में मैन का विस्तार किसी शहर या महानगरीय क्षेत्र तक है। देखो लैन क्या था, लैन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का था, ये क्या था, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का था। अब मैन जो होता है, मैन क्या करता है, ये एक सिटी या मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी महानगरीय क्षेत्र या शहर में ये क्या करता है, अपना नेटवर्क का विस्तार करता है। ठीक है, मैन क्या करता है, देखो मैन का फुल फॉर्म भी अगर आप लोग जान रहे होंगे, मैन का फुल फॉर्म अगर आप लोग को पता होगा तो आप उससे भी रिलेट कर पा रहे होंगे, ये जो लिखा है मेट्रोपॉलिटन। चलिए ठीक है, मैं आपको मैन का फुल फॉर्म बता ही देता हूं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उसमें साफ साफ लिखा होता है मेट्रोपॉलिटन, इस वर्ड का तो उसमें डायरेक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग रिलेट करके उस चीज को भी समझा जा सकता है अगर हम पढ़े हैं तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 11 पॉइंट की तरफ। 11 पॉइंट क्या बोल रहा है, अ मैन connects two or more LANs to form a network that spread over the whole city।
ठीक है, अब ये चीज को समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक मैन दो या दो से अधिक लैन को जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है जो पूरे शहर में फैल जाता है। ठीक है, अब देखिए जो मैन होता है हमारा, ठीक है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है कि कनेक्ट कर देता है दो या दो से ज्यादा लैन। यानी अगर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एकदम पास पास तो होंगी नहीं, ठीक, तो इसको और इसको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मैन करता है। ठीक है, इसको और इसको आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, मैन करेगा। ठीक है, यानी दो लैंस, अब देखिए जरूरी नहीं कि दो ही लैन, टू और मोर लिखा हुआ है साफ साफ, तो टू और मोर लैंस को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, मैन करता है। और इसी तरीके से ढेर सारे लैंस को एक साथ जोड़ने के लिए जिस चीज का यूज होता है उसको हम बोलते हैं मैन। और इसी तरीके से जो पूरी सिटी होती है, ठीक है, पूरी सिटी पे जो जितने भी लैन है उनको आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज होता है, मैन यूज होता है। और इसी तरीके से जो हमारा नेटवर्क है वो हमारी पूरी सिटी पर डिस्ट्रीब्यूट या कह सकते हैं स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज केबल टेलीविजन नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण केबल टेलीविजन नेटवर्क है। यानी जो पुराने ज़माने पर अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे, पुराने ज़माने क्या अभी भी हम लोग क्या देखते हैं कि सेट टॉप बॉक्सेस अभी लग चुके हैं। ठीक है, सेट टॉप बॉक्स का जो नेटवर्क है वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही सिटी का है, डिफरेंट सिटी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो हर एक सिटी में फैली हुई हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का आपस में जो कनेक्शन होगा उसी सिटी के अंदर, वो किसका एग्जाम्पल है, मैन का है। ठीक है, जैसे टाटा स्काई मोस्ट कॉमन, अब जिसका नाम हो गया टाटा स्काई, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अब टाटा स्काई का नाम चेंज होकर के टाटा प्ले हो गया। ठीक है, तो टाटा स्काई के जितने भी यूजर्स थे एक सिटी के अंदर, उनको आपस में जोड़ने का काम किसने किया, मैन ने किया। ठीक है, उनको आपस में जोड़ने का काम किसने किया, मैन ने किया, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और धीरे धीरे ये क्या हो गया, हमारा क्या होने लगा, इसी को ये अपनी पूरी सिटी में स्प्रेड आउट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ। पॉइंट नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है, वैन। वैन एक्सटेंड्स अप टू अ स्टेट, प्रोविंस, कंट्री और होल वर्ल्ड। ठीक है, वैन एक राज्य, प्रांत, देश या पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो वैन का फुल फॉर्म जो होता है, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब देखो यहां से एक चीज समझ सकते हैं, वाइड एरिया इसके फुल फॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है। वाइड एरिया क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वैन के फुल फॉर्म में ही वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जब वाइड एरिया नेटवर्क बोल दिया तो इसका मतलब दैट मींस कि इसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, तो देखो इसमें इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि वैन एक्सटेंड्स अप टू अ स्टेट, प्रोविंस और कंट्री और होल वर्ल्ड, यानी एक राज्य, प्रांत, देश या पूरी दुनिया में जो चीज जो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की तरफ। पॉइंट नंबर 13 हमसे क्या बोल रहा है, एन एग्जांपल ऑफ वैन इज द इंटरनेट। देखो ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है, वैन का एक उदाहरण इंटरनेट है। इंटरनेट किसका एग्जांपल है, वैन का, यानी वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। अब वैन कैन मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशन एंड ऑफिसेस। ठीक है, यानी कि वैन दूर के स्थानों और कार्यालयों को निगरानी कर सकता है। ठीक है, यानी वैन जो होता है, जो जैसे हमारा जो भी ऑफिस एक यहाँ पर है और एक दूसरा ऑफिस किसी हमारे दूसरी सिटी पर है या दूसरे स्टेट पर है, तो हम वैन के थ्रू उस पर, या सीधी सी बात बोले तो इंटरनेट के थ्रू, हमारे जो कैमरेज होते हैं वो सारे इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, या कह लें वैन के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर निगरानी कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, फंक्शन क्या क्या है, इस तरह करके। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वैन का। ठीक, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर, यानी कि सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले संचार उपकरण हैं। वैन का अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारे डिवाइसेस का नाम लिया जाए तो वो क्या क्या है, डायल अप मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान में रख लेना, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से वैन के डिवाइसेस हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज होते हैं। ठीक, कौन कौन सा है, डायल अप मॉडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 की तरफ। पॉइंट नंबर 14 क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है कि जैसे इसको एक बार हिंदी में पढ़ने पहले, टेलीफोन लाइनों पर एनालॉग सिग्नल के रूप में सूचना प्रसारित की जाती है। जो हमारे टेलीफोन्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको उन ही टेलीफोन्स के बारे में बता रहा है कि जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, उनसे जैसे अगर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो उसकी जो भी हमारे जो जो हमने वर्ड्स बोले वो किसके थ्रू जाते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू जाते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू, और उसको क्या बोला जाता है, एनालॉग सिग्नल, ठीक, क्या बोला जाता है, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के थ्रू ये क्या करते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, टेलीफोन लाइंस जो इंफॉर्मेशन है वो हमने जो भी बोला उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दी है, फिर उसको वायर्स के थ्रू हमारे दूसरे जो जो एंड यूजर है हमारा उसके पास ले जा करके, रिसीवर जो है हमारा वहां पर ले जा करके फिर इसको दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करके तब हमको हमने जो बोला है, जो हमारे इनिशियल यूजर ने बोला है वो एंड यूजर को सुनाई देता है। ओवरऑल मेन मैटर ये था कि टेलीफोन लाइंस एनालॉग सिग्नल में सबसे पहले कन्वर्ट करती हैं हमारे बोली गई बात को, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रख लेना। एनालॉग सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। टेलीफोन लाइनों पर एनालॉग सिग्नल के रूप में सूचना प्रसारित की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15 की तरफ। पॉइंट नंबर 15 क्या बोल रहा है, अ मॉडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन, यानी कि एक मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल मॉड्यूलेशन में परिवर्तित करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉडेम का तुम्हें यहां पर यूज बताया हुआ है। मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को यानी डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। याद कर लेना, मॉडेम क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 16 पॉइंट क्या बोल रहा है हमसे, 16 पॉइंट बोल रहा है द मॉडेम ऑल्सो कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल डीमॉड्यूलेशन में भी परिवर्तित करता है। देखो ऊपर हमने पढ़ा कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल, ठीक है, यहां पर देखो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन में कंफ्यूज मत होना। मॉड्यूलेशन होता है डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, एनालॉग सिग्नल में, और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। इस चीज को जरूर से ध्यान में रख लेना, और इसी प्रोसेस को यानी कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, और तुम्हारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन, ठीक है। पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखना और बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूजन मत रखना अपने पास, ठीक। 17 क्या बोल रहा है, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया, यानी भौतिक संचरण मीडिया को निर्देशित मीडिया भी कहा जाता है। फिजिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी कि जो वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन होते हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, गाइडेड मीडिया, यानी कि किस नाम से जाना जाता है, गाइडेड मीडिया। भौतिक संचरण मीडिया को निर्देशित मीडिया भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 18 पॉइंट की तरफ। ये क्या बोल रहा है, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया दैट आर ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है, यानी कि अब क्या बोल रहा है, भौतिक संचरण मीडिया के 3 रूप हैं, जो मुड़ जोड़ी केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, समकक्षीय केबल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो हमारे जो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यानी वायर्स के थ्रू ट्रांसमिशन जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं, यानी हमारे जिन वायर्स के थ्रू हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रही है उसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है 19 पॉइंट, गाइडेड मीडिया इज द ट्रांसमिशन मीडिया इन विच डाटा इज गाइडेड बाय केबल और वायर। देखो वही चीज है, उसी पॉइंट को फिर से तुम्हारे लिए रिपीट किया गया कि निर्देशित मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें डाटा केबल या तार द्वारा निर्देशित किया जाता है। यानी कि जैसे हमारा गाइडेड मीडिया क्या होती है कि जो डेटा होती है वो केबल या वायर के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 20th पॉइंट पर। अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया डजंट यूज एनी फिजिकल कनेक्शन बिटवीन एनी टू डिवाइसेस। अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया किन्हीं दो उपकरणों के बीच किसी भी भौतिक कनेक्शन का उपयोग नहीं करता। देखो यहाँ पर ये चीज तुम्हें डिफरेंस मिल गया कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया में डिफरेंस क्या होता है। गाइडेड मीडिया वायर का यूज करता है और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस मीडिया। ठीक है, ये तुम्हें सुनकर ही पता चल गया कि अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया जो होता है ये किसी भी तरह के वायर का रूप नहीं, वायर का यूज नहीं करता। ठीक है, किसी भी तरह के वायर का यूज नहीं करता है किन्हीं भी दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शंस के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 21st पॉइंट पर। 21st पॉइंट बोल रहा है अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड इन लैन, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर। यानी कि लैन में ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग किया जाता है, इसमें तांबे की दो किस्में एक साथ मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, देखो आपने देखा होगा ऐसे करके आपस में वायर जो मुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करके। ठीक है, जो हमारे घरों पर वायर यूज होता है उसको भी देखना, उसमें क्या होता है क्रिस क्रॉस करके जुड़े होते हैं आपस में, यानी ऐसे करके फिर एक जाता है ऐसे करके, ऐसे मतलब क्रॉस करके, है ना, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ट्विस्ट करती हुई जा रही होती है आपस में। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूजुअली किस में यूज हो रहा होता है, लैन में यूज हो रहा होता है। किस में यूज हो रहा होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल लैन में यूज होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें तांबे की दो किस्में, यानी दो तरह का तांबा, कॉपर जो होता है, ये कॉपर दो तरह का तांबा एक साथ मुड़ा हुआ होता है। यानी कि जैसे ये अगर जो दो वायर है, एक ये वायर एक ये वायर, दोनों में है कॉपर ही, दोनों में क्या है, कॉपर ही यूज हो रहा है, बस दोनों के टाइप्स अलग अलग हैं। ठीक है, कॉपर के दोनों टाइप्स अलग अलग हैं और ये आपस में क्या है, ट्विस्टेड हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 25th पॉइंट पर। 25th पॉइंट बोल रहा है द ट्विस्टेड पेयर केबल इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल। ये क्या बोल रहा है, मुड़ जोड़ी केबल सबसे कम खर्चीली और स्थापित करने में आसान है। अब देखो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीली है। लीस्ट एक्सपेंसिव यानी कम खर्चीली, कौन, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, ट्विस्टेड पेयर केबल लीस्ट एक्सपेंसिव है और एंड इजी टू इंस्टॉल, यानी कि आसानी से मतलब स्थापित करने में आसान है, आसानी से इसे हम लोग यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आगे क्या बताया है कोएक्सियल केबल के बारे में। कोएक्सियल केबल क्या है, इन द कोएक्सियल केबल द वायर इज सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड अ शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर, द शील्ड मिनिमाइजेस इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। अब इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। समाक्षीय केबल में तार इंसुलेशन और लट में तार की ढाल से घिरा होता है, शील्ड विद्युत और रेडियो आवृत्ति के हस्तक्षेप को कम करता है। देखो अब यहां पर यह समझना कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल इंसुलेटेड होता है। ठीक है, इंसुलेटेड होने का मतलब कि जो उसकी आउटर कवरेज होती है और उसकी इनर कवरेज होती है उसके बीच में क्या होता है, मतलब एयर वैक्यूम कह सकते हैं। ठीक है, एकदम इंसुलेटेड होता है, ना अंदर की चीज बाहर ना बाहर की चीज अंदर। ठीक, इस तरीके की वायरिंग होती है, उस तरीके का उसका मतलब शील्ड होता है। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके उसकी शील्ड होती है ब्रेडेड वायर से। ठीक, और ये जो शील्ड होती है ना, ये जो शील्ड होती है ये क्या करती है, जो बाहर की इलेक्ट्रिकल या रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत और रेडियो आवृत्ति जो भी होती है वो इंटरफेयर ना कर पाए उस इंफॉर्मेशन पर, जो कि उस डेटा पर जो कि कोएक्सियल केबल के थ्रू क्या हो रही है, जा रही है। ठीक है, कोएक्सियल केबल के थ्रू अगर कोई भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन यहां से जा रही है तो इस चीज पर बाहर से कोई इलेक्ट्रिकल या रेडियो फ्रीक्वेंसी इस पे इंटरफेयर ना कर पाए, इसके लिए इसको क्या किया जाता है, इंसुलेटेड कर दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इंसुलेटेड कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है, कोएक्सियल केबल पर। ठीक है, कोएक्सियल केबल पर। अब आगे बढ़ते हैं 27th पॉइंट पर। 27th पॉइंट क्या बोल रहा है, कोएक्सियल केबल हैज मोर डाटा ट्रांसफर रेट देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कंपेयर किया गया है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, कि समाक्षीय केबल में मुड़ जोड़ी केबल की तुलना में अधिक डेटा अंतरण दर होती है। यानी जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है ये, इसमें जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है, यानी जिस स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक, डाटा ट्रांसफर रेट जो होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, यानी कि कोएक्सियल केबल में जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो ज्यादा होता है किसकी कंपैरिजन पर, ट्विस्टेड पेयर केबल पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 28th पॉइंट पर। 28th पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, फाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस
ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डाटा। देखो फाइबर ऑप्टिक के बारे में जरूर से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक। फाइबर ऑप्टिक केबल का एक प्रकार है जो डेटा संचारित करने के लिए कांच या प्लास्टिक के धागे का उपयोग करता है। देखो इसमें एक चीज है, जैसे मान लो ये उसकी आउटर कवरेज, फाइबर ऑप्टिक केबल की ये क्या हो गई, आउटर कवरेज हो गई। अब इसके बाद जो इसकी इनर जो होगी, इसके बाद जो सबसे फर्स्ट होगी वो लेयर क्या होगी, ये हमारी होगी ग्लास की यानी कांच की, ठीक। ग्लास की होगी और या तो प्लास्टिक की होगी, ठीक है, प्लास्टिक की होगी या तो कांच की होगी। और इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे पास होती है, जो 11th-12th साइंस से क्लियर करे होंगे उन्हें पता होगा ये चीज़, उसमें पढ़ाया जाता है ये, उसमें इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पास आउट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये चीज़ समझ लेना कि ये किसके थ्रू करता है, ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स के थ्रू, ठीक है, ट्रांसमिट डेटा। देखो ये चीज़ क्यों होती है, इसका रीज़न आपको मैंने बताया है, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, जो हमारी जनरेशन वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया है इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 29th पॉइंट पर। 29th पॉइंट क्या बोल रहा है, फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स। यानी फाइबर ऑप्टिक केबल में एक केंद्रीय ग्लास कोर होता है जो सुरक्षात्मक सामग्री की परतों से घिरा होता है, ठीक। यानी फाइबर ऑप्टिक केबल जो होती है, हमारी फाइबर ऑप्टिक जो केबल होती है उसमें क्या होता है, उसमें मेन जो हमारा कोर होता है वो मैंने बताया ना सेंट्रल ग्लास से बना होता है, ग्लास कोर होता है। और इसमें क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल्स की, ठीक। यानी कि अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर ले चलूँ तो यहाँ पर ये जो लेयर है ये हमारे ग्लास की होती है, और इसके बाद बहुत सारी ऐसी लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती हैं हमारे इस डेटा को, जो कि यहाँ से जा रहा होता है, ये हमारे जो डेटा होता है इसको प्रोटेक्ट कर रही है बाहर से किसी और इंटरफेरेंस से, किसी भी तरह के इंटरफेरेंस से ये इसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 30th पर। 30th पॉइंट क्या बोल रहा है, द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल इज हाईएस्ट देन अदर केबल्स and it is expensive than other cables and difficult to install। देखो यहाँ पर फिर से कंपेयर किया गया, फाइबर ऑप्टिक केबल की डाटा ट्रांसफर दर अन्य केबलों की तुलना में सबसे अधिक है और यह अन्य केबलों की तुलना में महंगी है और स्थापित करना मुश्किल है। देखो ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर उसके अंदर कांच है, उसके अंदर ग्लास है, तो इट्स ऑब्वियस दैट इसको इंस्टॉल करना काफी हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है, कि भाई कहीं से बेंट ना हो, या अगर बेंट हो तो बहुत सॉफ्टली बेंट हो, बहुत जेंटली बेंट हो, ऐसा नहीं कि एकदम जिसे बोलते हैं ना एकदम शार्प ना, एकदम शार्पली ना इसको टर्न किया जा सकता है, ठीक है। इसको बहुत जिसे बोलते हैं एकदम कर्व शेप में इसको रखा जा सकता है, एकदम शार्पली इसको टर्न नहीं किया जा सकता, और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको इंस्टॉल करना। लेकिन और एक बात और है कि ये एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है, ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि भाई देखो इसका एक्सपेंसिव होने का मोस्ट कॉमन रीजन तुम्हारे पॉइंट पर ही दिया हुआ है कि इसकी जो डाटा ट्रांसफर रेट होती है, ठीक है, यानी डाटा ट्रांसफर की जो दर होती है वो हाईएस्ट देन अदर केबल्स। ये क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर केबल्स। समझ रहे हो बात को, जितनी भी केबल्स हमने ऊपर पढ़ी, यानी कि चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो, कोएक्सियल केबल हो, इन दोनों की कंपैरिजन में हमारे जो डाटा ट्रांसफर रेट हमारा इसमें होता है, किसमें होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल पर होता है, वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। मेजर रीजन यही है इसके एक्सपेंसिव होने का, ठीक है, एक्सपेंसिव होने का मेजर रीजन यही है कि ये इसके पास डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा स्पीड से, सबसे ज्यादा गति से ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारा डेटा है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 31 पर। पॉइंट 31 हमसे बोल रहा है द फर्स्ट मोबाइल फोन वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मार्टिन कॉपर ऑफ मोटोरोला इन मार्टिन कूपर ऑफ मोटोरोला इन 1973 whose weight was 2 kg, ठीक। यानी पहला मोबाइल फोन मोटोरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर ने 1973 में पेश किया था जिसका वजन 2 किलोग्राम था। देखो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोबाइल फोन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा सबसे पहला मोबाइल फोन था वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, मार्टिन कूपर, डॉक्टर मार्टिन कूपर, कहाँ के, मोटोरोला के, कब, 1973 में, और इसका वेट कितना था, 2 किलोग्राम। यानी जो हमारा फोन था, जो हमारा मोबाइल फोन था, इसका वेट कितना था, 2 किलोग्राम था इसका वेट, ठीक है। यानी पहला मोबाइल फोन मोटोरोला के डॉक्टर मार्टिन कूपर ने 1973 में पेश किया था जिसका वजन 2 किलोग्राम था,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 32 पर। पॉइंट 32 हमसे क्या बोल रहा है भाई, फुल फॉर्म्स। भाई मैं अपने हर वीडियो में बताया हूँ यार कि फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फुल फॉर्म्स को ज़रूर से पढ़ लिया करो। फुल फॉर्म्स पे वीडियो भी बना रखी है मैंने, मैं बार बार बोल रहा हूँ उसको जा करके एक बार देख लो, फुल फॉर्म्स की वीडियोस देख लो। फुल फॉर्म्स मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि यार फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अभी फिलहाल यहाँ पर किसका फुल फॉर्म बता रहा है, जीएसएम का। ठीक है, यहाँ पर किसका फुल फॉर्म बता रहा है, जीएसएम। जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। जीएसएम का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है। ठीक, अब एक चीज देख लेना यहाँ पर कि जीएसएम, फॉर का कुछ नहीं है, फॉर का ना एफ है ना ओ है ना आर है। ठीक है, फॉर को कुछ नहीं लिया गया, जीएसएम याद रखना, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 33 पॉइंट पर। 33 पॉइंट बोल रहा है ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। यानी कि ब्लूटूथ कम दूरी पर विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक वायरलेस टेक्निक है। ठीक है, यानी जो हमारा ब्लूटूथ होता है हमारे फोन्स पर देखने को मिलता है, हमारे जो हमारे सिस्टम है, यानी जो हमारा अपना का कंप्यूटर है या लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस है, उस पर हम लोग देखते हैं ब्लूटूथ है ना। ब्लूटूथ यूजुअली हम लोग यूज भी कर रहे हैं आजकल, जो हमारे नेक बैंड्स चल रहे हैं, जो हमारे हेडफोन्स आ रहे हैं, वो सारे सारे ब्लूटूथ, एयरपॉड्स आपके आ रहे हैं, वो सारे सारे ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ब्लूटूथ के बारे में आप समझ लो कि ब्लूटूथ क्या है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है और शुरू में इसका यूज किस लिए होता था, एक्सचेंजिंग डेटा। ठीक है, यानी डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक था, ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस ओनली भी लिख लो। ठीक, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के बीच पर तुम अपने डिवाइस से, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच क्या कर सकते हो, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पर। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पर, और ये टेक्नोलॉजी कैसी थी, वायरलेस टेक्नोलॉजी। ठीक, ब्लूटूथ कम दूरी पर विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए वायरलेस तकनीक है। अब आगे बढ़ते हैं 34th पॉइंट पर। 34th पॉइंट क्या बोल रहा है, Satellite communication is a form of wireless communication in which satellites are the main objects। यानी कि सैटेलाइट संचार वायरलेस संचार का एक रूप है। देखो ये क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये भी क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ऊपर जो ब्लूटूथ था हमारा वो भी क्या था, वायरलेस कनेक्शन, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी क्या है, वायरलेस कनेक्शन है। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन है ये। ठीक, सैटेलाइट इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कनेक्शन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है उसमें जो तुम्हारे सैटेलाइट्स होते हैं वो तुम्हारे मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि हमारा जो सर्वर होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है किस पर, हमारे सैटेलाइट्स पर। ठीक है, किस पर डिपेंड होगा, सैटेलाइट्स पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पॉइंट 35 पर। सैटेलाइट्स आर नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, दीज प्रोवाइड अ टेलीकम्युनिकेशन लिंक बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि उपग्रहों के संचार उपग्रह के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया भर में विभिन्न स्थानों के बीच एक दूर संचार लिंक प्रदान करते हैं। ठीक, सैटेलाइट्स क्या होते हैं, सैटेलाइट्स को हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं, यानी उपग्रहों को संचार उपग्रह के रूप में जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, हमको टेलीकम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करते हैं, यानी इनके थ्रू हम लोग किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं, और चाहे वो पूरे ग्लोब पर, यानी डिफरेंट प्लेसेस, बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि जितना भी हमारा ग्लोब है उस ग्लोब पर अलग अलग प्लेसेस, चाहे वो जहां पर भी हो, चाहे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, चाहे वो ग्लोब पर चाहे जहां हो, हम विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हम इनकी मदद से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे पर्सन से हम आराम से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 36 पॉइंट पर। देखो भाई फिर से आ गया फुल फॉर्म। ठीक है, जीपीएस स्टैंड्स फॉर, देखो यहां पर क्या पूछा है, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ऊपर क्या था, जीएसएम था, यहां पर क्या है, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस का मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। ठीक, अब 37th पॉइंट, जीपीएस इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूरेट लोकेशन एंड टाइम। ठीक, जीपीएस एक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है, यह सटीक स्थान और समय के बारे में जानकारी देता है। जीपीएस हमको क्या बताता है, एक्यूरेट लोकेशन और टाइम। यूजुअली मोस्ट कॉमनली हम लोग इसका यूज सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के पर्पज से यूज कर रहे होते हैं। ठीक, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गूगल मैप।
ठीक, अगर हमको कहीं पर भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन का जीपीएस ऑन करते हैं, यानी जिसको अब लोकेशन के नाम से डाल दिया गया है हमारे नोटिफिकेशन पैनल पर। तो वो क्या होता है, जीपीएस होता है, ठीक। और जीपीएस क्या करता है, हमको हमारी करंट लोकेशन दिखा करके हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां पर एक लोकेशन को पॉइंट बनाता है और हमको बता देता है कि हमको किधर से जाना है, डायरेक्शन हमारी हमको वो बता देता है, ठीक। और अगर हम लोग अपनी क्लॉक जब खोलते हैं, क्लॉक पर भी हमको वर्ल्ड क्लॉक दिखता है, वो टाइम भी हम लोग जीपीएस के थ्रू ही देख रहे होते हैं, ठीक है। तो जीपीएस सिर्फ लोकेशन के लिए ही नहीं बल्कि टाइम के लिए भी यूजफुल होता है। अब आगे बढ़ते हैं 38th पॉइंट पर। 38th पॉइंट हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, अ स्टोलन व्हीकल कैन बी डिटेक्टेड वाया जीपीएस। ठीक, देखो क्वेश्चन पूछ के तुम्हें एक चीज में कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर कोई स्टोलन व्हीकल है उसको तुम किसकी मदद से ढूंढोगे, जीपीएस की मदद से या जीएसएम की मदद से, ठीक है, जीपीएस की मदद से या जीएसएम की मदद से। तो देखो ये चीज याद रखना कि लोकेशन हम लोग किस चीज के थ्रू निकालते हैं, ठीक है, किस चीज के थ्रू निकालते हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई, जीपीएस के थ्रू। किस चीज के थ्रू, जीपीएस के थ्रू। तो जो हमारा जो मेन होता है वो होता है जीपीएस, ठीक। तो जीपीएस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टोलन व्हीकल होता है या हमारा अगर कोई डिवाइस खो गया है तो इस जीपीएस अगर उसका ऑन है, यानी उसकी लोकेशन ऑन है, तो हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लिया जाए, जीपीएस के जरिए चोरी हुए वाहन का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जीपीएस के थ्रू हम लोग अपने हमारा जो भी स्टोलन व्हीकल है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे होंगे। देखिए हमारे अब इसी तरह वन लाइनर्स ही आएंगे अभी, क्योंकि अब हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हमारे एग्जामिनेशन पर, जो हमारा एग्जाम होने वाला है उस पर। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।